हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है हम बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में पहले पेपर सेकंड कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड, इसका नाम क्या है? एडवांस कैलकुलस। ठीक है, इसमें वैसे तो बेसिकली आपको दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो इंटीग्रेशन और एक डिफरेंशिएशन, दोनों कैलकुलस के अंदर आती हैं, इसलिए इसका नाम एडवांस कैलकुलस रख रखा है। समाकलन पढ़ना है और अवकलन पढ़ना है। अच्छा, इसमें जो अवकलन वाली बुक है उसमें 3 यूनिट है, पहली, दूसरी, तीसरी, और समाकलन वाली बुक में बची 2 यूनिट हैं, चौथी और 5वीं। जैसा आपको पता है एक पेपर 40 मार्क्स का होना है, हर यूनिट 8 मार्क्स की है। तो इसमें हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट की थी अवकलन वाली बुक की, पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड, जिसमें 3 चैप्टर आते हैं जेपीएच की बुक से, तीसरा, चौथा और 5वां। जेपीएच की बुक की बात करें तो अवकलन वाली की तीसरा, चौथा, 5वां यूनिट सेकंड बनाते हैं, जिसमें 5वां था पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन जो हमने कंप्लीटली पढ़ा, इसके सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन देखे, इस पर डिपेंड थ्योरम्स, जिसमें आयलर थ्योरम थी, होमोजेनियस फंक्शन के लिए टोटल डिफरेंशिएशन था, पार्शियल डिफरेंशिएशन था, उस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन थे, इम्प्लिसिट फंक्शन था, और इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव निकालना सीखा था हमने, d/dx d/dx², सारे हमने देखे। अब हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर 3 इसका ही, फिर पढ़ेंगे चैप्टर 4, तब हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। चैप्टर 3 इसका नाम है चाप के अवकलज एवं पदिक समीकरण। चाप के अवकलज एवं पदिक समीकरण, डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क एंड पैरेलल इक्वेशन, डेरिवेटिव्स ऑफ एन आर्क एंड पैरेलल इक्वेशन। तो पैरेलल इक्वेशन तो हम बाद में पहुंचेंगे, खैर हम डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क की पहले बात करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ आर्क क्या है, मतलब कैसे, क्या मतलब कहना है, क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो देखिए चाप का अवकलज क्या है वो देख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क, इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है, फिर हम चैप्टर में जो है वो पढ़ेंगे कंटेंट। पहले हम इसकी नेम पे चर्चा करते हैं कि ये नाम क्या कहना चाहता है। ठीक है, देखिए मान लो ये कोई वक्र है, कोई भी कर्व होगा, इसका हमने ये स्थिर बिंदु मान लिया। स्थिर बिंदु मतलब ऐसे समझ लो, तुम जहां से नापना स्टार्ट कर दें, फिक्स पॉइंट, कि ये तो तुम्हें पता है, ये तुम यहां जाके बैठ गए, ऐसे समझो तुम यहां जाके बैठ गए। ठीक है, अब तुम यहां से देख रहे हो, एक वेरिएबल पॉइंट है P, कभी यहाँ होगा, फिर आपने यहाँ करके देखा, फिर यहाँ करके देखा, फिर यहाँ करके देखा, तो इसकी यहाँ से इस टाइम पे लंबाई S मान ली है, मतलब S भी वेरिएबल हो गया अपने आप ही। चाप की लंबाई है, चाप AP, मतलब आर्क AP जो है वो S है, इसकी लेंथ कितनी है? S। AP ये तो फिक्स है, आप वहाँ बैठे हैं, वहाँ से आपको P आप इधर उधर कर रहे हैं, तो जो P इधर उधर करने पे जो चाप की लंबाई आ रही है, आप उसे नाम S दे रहे हो। चाप की लंबाई मतलब इसकी लेंथ, ये जो आ रहा है लेंथ ऑफ आर्क S। यदि ये गलती से x का फंक्शन आ जाए, x पे डिपेंड कर जाए, तुम देख रहे हो कि यहां ऐसे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है ना, तो तुम यहां देख रहे हो कि यार मैं ऐसे ऐसे यहां ले जाता हूं तो x का मान यहां था, इस रूप में बदल रहा है। मान लो s आपने ये ले लिया, x² + x ले लिया, कि आप s को ऐसे कर रहे हो तो x का फंक्शन आ रहा है जो चाप की लंबाई है s, p को इधर उधर कर रहे हैं ना, तो जो चाप की लंबाई s है ना, वो इसके कोऑर्डिनेट मान ली, मान लो तुमने x y, तो इस x पे डिपेंड आ रही है और इस तरह से आ रही है कि आप x घटाओगे तो s इस तरह से घटेगा, x² + x, s बराबर 1 लिया, या ऐसे समझ लो आप यहाँ है, यहाँ x बराबर 1 है, तो चाप की लंबाई आ जाएगी 1 + 1 2। आप यहाँ पहुँच गए, यहाँ 2 है, यहाँ x, इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, तो चाप की लंबाई आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी 2² + 2 6। आप यहाँ पहुँच गए x बराबर 2.5 पे, तो फिर कोई अलग वैल्यू आ जाएगी। तो s यदि x पे डिपेंड आ जाए तो आप s का अवकलन कर सकते हो कि नहीं कर सकते? x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं सर, ये कर दिया लो 2x + 1,
तो इसको ही चाप का अवकलज बोलेंगे। ds dx को ही क्या बोलेंगे? चाप का अवकलज। यदि s y का फलन आ जाए तो s का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। तो इस डेरिवेटिव को, वैसे होता अवकलन तो चाप की लंबाई का है, s क्या है? चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई का अवकलन हो रहा है, लेकिन इसे बोलते हैं चाप का अवकलज। शॉर्ट में उसे क्या बोलते हैं? चाप का अवकलज। वैसे है ये डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ आर्क है, समझ रहे हो, पर बोलते हैं इसे डेरिवेटिव ऑफ आर्क। तो देखो छोटी सी एसेंस समझाया मैंने इसका, जिसका मतलब ये निकला कि यदि वक्र पर स्थित किसी बिंदु P की वक्र पर एक स्थिर बिंदु A से, ये भी वक्र पर होगा, ये भी वक्र पर होगा, तो वक्र पर स्थित किसी बिंदु P की वक्र पर एक स्थिर बिंदु, ये फिक्स्ड है, फिक्स बिंदु A से चाप की लंबाई s, अब मैं एक के लिए लिखा रहा हूं, x का फलन हो तो ds dx को चाप का अवकलज कहते हैं। साइड में बना सकते हैं, मतलब इफ द लेंथ ऑफ आर्क s फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट a ऑन कर्व ऑफ another point या any point P of curve या on curve, जो भी लिखें, of curve या on curve, is the function of variable x, चर x का फलन हो, तो then ds dx is said to be derivative of an arc, derivative of arc क्या? s। कौन क्यों बोलेंगे? ds dx को क्या कहेंगे? चाप की लंबाई s का अवकलन है ये, इसे बोलते हैं चाप का अवकलज। वैसे तो चाप तो एक चाप मतलब आर्क तो ऐसा होता है, मान लो ये ले लिया, इतना हिस्सा ले लिया, इसका अवकलन कैसे करोगे? अवकलन तो फंक्शन का होता है ना, तो अवकलन फंक्शन का होता है, तो बस यही समझ लो कि चाप का अवकलज कुछ नहीं होता, चाप की लंबाई का अवकलज होता है, और उसका भी अवकलन उसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा जिसका वो फंक्शन है। अब ये तो चलो हम कार्तीय पद्धति में चल रहे हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ले रखे हैं। यदि हम इसके कोऑर्डिनेट, ये बना लेना तुम, यदि हम इसके कोऑर्डिनेट r थीटा लेने लग गए कल, तो फिर तो s का r के भी रेस्पेक्ट में होगा, ये भी चाप का अवकलज है, s का थीटा के भी रेस्पेक्ट में होगा। यदि हमने इसका इक्वेशन आपको पैरामीट्रिक दिया, पैरामीट्रिक इक्वेशन समझते हो, जब x और y किसी तीसरे चट्टी के फलन हो, इन पे बात करेंगे क्या पैरामीट्रिक है, क्या पोलर इक्वेशन है, क्या कार्टेशियन इक्वेशन है ना। तो जब ये किसी तीसरे चट्टी के फलन होते हैं तो फिर s का t के रेस्पेक्ट में होने लग जाएगा। अभी बात करते हैं इन सब पे, पर मैं ये बता रहा हूँ कि जिसका भी s फंक्शन होगा उसके सापेक्ष अवकलन उसका हो जाता है, उसमें कोई कष्ट नहीं है, उसी को बोलने लग जाते हैं चाप का अवकलज। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं चाप का अवकलज। उसके लिए हम बीच में एक रिजल्ट निकाल लेते हैं जिसका हमें बार बार काम पड़ेगा, और उसे अभी निकाल के तैयार कर लेते हैं, और वो है, आप डाल सकते हैं, लिखो, चाप तथा जीवा का अनुपात, द रेशियो ऑफ कॉर्ड एंड आर्क। चाप तथा इसकी जीवा का अनुपात। रेशियो ऑफ एन आर्क एंड इट्स कॉर्ड, मतलब मान लो ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ कोई कर्व है, ये मान लिया, यहाँ ये फिक्स पॉइंट था ये ए, तो यहाँ कोई पी बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक चाप की लंबाई एस है। ठीक है, इसके पास यहाँ एक बिंदु है क्यू, इसी के पास है, नेबरिंग पॉइंट है, बहुत नज़दीक दिखा रहे हैं वो तो हम दूर, पर है पास। ठीक है, यहाँ से ये जो सीधी है वो तो जीवा कहलाती है, आपको पता होगा, ये तो जीवा कहलाती है, और ऐसे घूम के जाते हैं ये कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, मैंने क्या किया, पी पर एक स्पर्श रेखा ले ली, टेंजेंट लाइन, किस पर ले ली, पी पर, लिख भी सकते हैं पी पर स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन एट पी, और इस क्यू से इस पर लंब डाल दिया,
अभी इस पंचायत को मैं बता दूंगा आपको मैं क्या क्या कर रहा हूँ। क्यू से बस क्या डाल दिया, लम, उसका नाम दे दिया क्यू है। ये पक्की बात है 90 हो गया होगा, लम्बी डाला है। इस एंगल को अल्फा मान लिया, कौन से को, इसको। जो टेंजेंट लाइन और कॉर्ड के बीच में जो एंगल है उसे अल्फा माना, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल है उसे अल्फा माना, ठीक है। आप ये तो जानते ही होंगे कि दो बिंदु आपको दिए जाएं ए और बी, इनके बीच में कम से कम डिस्टेंस होती है ये सीधी लाइन, और ऐसे घूम के जाएंगे तो ये थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ये ज़्यादा हो जाती है ना। तो सबसे कम दूरी कौन सी होती है, सीधी रेखा। दो बिंदुओं के बीच में स्मॉलेस्ट जो डिस्टेंस होती है वो उनके बीच में लाइन सेगमेंट होता है, रेखाखंड। ऐसे इधर उधर होके जाएंगे तो वो ज़्यादा ही आएगी ऑब्वियस, ठीक है। तो इनके बीच में कम से कम दूरी इस रेखा होती है। तो मैं यदि पी और क्यू के बीच में बात करूं, पी से क्यू तक, तो पी से क्यू तक जाने के मेरे पास यहाँ 3 रास्ते हैं। कितने, 3। पहला, पी से क्यू सीधा जाया कॉर्ड पे, ये तो सर सबसे छोटा होता है, जिसे हम बोल रहे हैं जीवा पी क्यू। क्या बोल रहे हैं, जीवा पी क्यू। और फिर ये चाप जो जा रहा है ये थोड़ा घूम के जा रहा है, इससे बड़ा आएगा चाप पी क्यू, इसे कॉर्ड पी क्यू लिखना है, इसे आर पी क्यू। कॉर्ड पी क्यू को पी क्यू ही लिख सकते हैं बस। ए बी लिखने का मतलब क्या है, ए और बी के बीच में लाइन वाली, है ना। कभी भी आप ए बी ऐसे जा रहे हो तो ये ए बी नहीं है, ये ए बी नहीं है, ए बी ये ही है, लाइन ही है, लाइन होती है। तो पी क्यू को कॉर्ड पी क्यू ही बोला जाएगा, ठीक है, आर्क पी क्यू। और कोई ऐसे जाए, यहाँ एम तक गया और यूँ गया, ये तो और भी बड़ा आएगा, तो इसे लिख सकते हैं पी एम, लाइन है ना पी एम तो सीधी, और एम क्यू भी सीधी लाइन है, एम क्यू। मैं इसमें जीवा पी क्यू से भाग दे दूं क्योंकि मुझे चाप का और इसकी जीवा का रेशो चाहिए, तो मैं जीवा पी क्यू से भाग दे दूं, यहाँ 1 आ जाएगा, या चाप पी क्यू बटे जीवा पी क्यू आ जाएगी, और यहाँ पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम प्लस अपॉन पी क्यू। मैंने अभी बताया जीवा पी क्यू को पी क्यू भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पी क्यू लिख रहा हूँ बस, क्योंकि वहाँ भी नहीं लिख रहे ना ऊपर, ठीक है। ये जो पंचायत इसमें हुई है इसे मैं अभी लिख दूंगा, फिलहाल तुम काम की बात समझ लो कि ये आता ही समझ में। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी एम अपॉन पी क्यू प्लस एम क्यू अपॉन पी क्यू। ये चाप पी क्यू अपॉन जीवा पी क्यू चल ही रहा है, ये 1 है, 1 इज लेस देन चाप पी क्यू अपॉन जीवा पी क्यू लेस देन, देखना तुम पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम ये वाला अपॉन पी क्यू, तो ये क्या हो गया, बेस, इस पर 90 भी बन रहा है, ये एंगल अल्फा भी बन रहा है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस अल्फा, और ऐसे ये है साइन अल्फा। देखना एम क्यू लम अपॉन कर्ण पी क्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लम अपॉन कर्ण क्या होता है, साइन अल्फा, साइन अल्फा कर दिया। अब देखो जब Q टेंड्स टू P, वैसे तो मैं कह ही रहा था P और Q बहुत नजदीक नजदीक है, पास पास हैं, ठीक है, लेकिन हम ये माने कि जितने भी पास हैं वो तो ठीक है, अब Q P की ओर ही आ रहा है, अब Q को ला भी P की ओर रहे हैं, ये चल भाई P, तो पास पास हो जाओ अब दोनों। तो जब Q P की ओर आएगा तो थोड़ा सा समझना है, यहां मैं समझा रहा हूं तुम्हें, ऐसे समझो, देखो यहाँ P है, यहाँ Q है, ये है ये कॉर्ड। जब Q यहाँ आएगा थोड़ा और नज़दीक आएगा इसके, तो ये कॉर्ड ऐसे हो जाएगी। Q जब यहाँ आ जाएगा और नज़दीक आ जाएगा तो ये कॉर्ड ऐसे हो जाएगी। जब Q यहाँ आ जाएगा तो ये कॉर्ड ऐसे हो जाएगी। तो आप देख रहे हो ये कॉर्ड यूँ झुकती जा रही है, पहले यूँ थी, फिर यूँ हो गई, फिर यूँ हो गई, फिर यूँ। जब Q बिल्कुल ही P पे आ जाएगा, जब Q P पे ही पहुँच जाएगा तो कॉर्ड कैसे हो जाएगी, स्पर्श रेखा। कॉर्ड कैसी हो जाएगी, स्पर्श रेखा। तब कॉर्ड जो है ना पी क्यू कॉर्ड इस टेंजेंट लाइन में चेंज हो जाएगी। इस टेंजेंट लाइन का वाले नाम दे दो पीटी। तो पी क्यू और पीटी में कोई अंतर नहीं रहेगा। फिर जब क्यू पी पे ही आने लग जाएगा तो ये जो आपकी कॉर्ड है थोड़ा थोड़ा झुकेगी, और जब क्यू बिल्कुल ही पी पे आ जाएगा तो ये जो कॉर्ड है ना आपकी ऐसे हो जाएगी, बिल्कुल टेंजेंट लाइन बन जाएगी। और जब ये कॉर्ड ही टेंजेंट बन जाएगी
तो आपका अल्फा कितना रहेगा, अल्फा तो इन दोनों के बीच में कौन था, ये तो एक ही हो गई, तो अल्फा कितना हो जाएगा 0। तो हम यही कह रहे हैं जब Q टेंड्स टू P दिस इंप्लाइज अल्फा टेंड्स टू 0, या तब लिख दो व्हेन Q टेंड्स टू P देन अल्फा टेंड्स टू 0। तो 1, अब मैं लिमिट लगा रहा हूं दोनों ओर Q टेंड्स टू P लिमिट लेने पर, P सीमा लेने पर, सीमा तो मैं ले ही सकता हूं, कोई मना तो करेगा नहीं मुझसे, लिमिट क्यों ले रहे हो, अरे ले ली हमने, तीनों की ले रहे हैं ना। तो 1 पे लिमिट लगाएंगे तो 1 तो कांस्टेंट है, आपकी लिमिट से 1 ऐसा तो नहीं 1.5 हो जाए, 1 था और आपने लिमिट ली वो 1.5 हो जाए, ऐसा तो होने से रहा, एक तो एक ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा, 10 10 ही रहेगा, तो ये तो 1 ही रहेगा। इज लेस देन, ये बन जाएगा लिमिट Q टेंड्स टू P चाप PQ अपॉन जीवा PQ, और लेस देन लिमिट Q टेंड्स टू P कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। आपको पता है जब Q टेंड्स टू P होता है तो अल्फा टेंड्स टू कहां जाता है 0, है ना। ये लाइन भले ही आप अब यहां लिख देना, जब Q टेंड्स टू P देन अल्फा टेंड्स टू 0। अल्फा यदि 0 की ओर जा रहा होगा तो साइन अल्फा भी कहां चला जाता है 0 पे। जब अल्फा टेंड्स टू 0 तो साइन अल्फा टेंड्स टू 0 और कॉस अल्फा टेंड्स टू 1। आपको पता होगा कॉस अल्फा तो 1 पे चला जाता है क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है। तो ये 1 इज लेस देन लिमिट Q टेंड्स टू P चाप PQ अपॉन जीवा PQ लेस देन 1 ही हो गया, क्योंकि 1 हो गया 0 हो गया। और जब Q बिल्कुल P के पास आएगा तो इनमें ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, तो यहां इक्वल भी लगा के चल सकते हैं आप, यहीं से लगा सकते हैं इक्वल जब Q टेंड्स टू P, तो यहां इक्वल आने साइन लग जाएगा, क्योंकि जब Q P पे आएगा तो इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा ना। तो लेस देन इक्वल, तो यहां लगाएंगे आप लेस देन इक्वल। तो एक बात बताओ, ये संख्या 1 से बड़ी है या बराबर है, 1 से छोटी है बराबर है, तो इसको क्या होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, जैसे मैथ के रूल फॉलो हो जाए सारे, 1 से बड़ी या बराबर हो, 1 से छोटी या बराबर हो, तो बराबर होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज, हम रिजल्ट निकाल के ले आए, लिमिट Q टेंड्स टू P चाप PQ अपॉन जीवा PQ इक्वल टू 1, ये होना चाहिए तरीका। तो हमने देखा कि किसी जीव चाप का उसकी जीवा से अनुपात 1 आ जाता है यदि वो बिंदु बहुत नजदीक हो, Q टेंड्स टू P वेरी क्लोज, Q इज वेरी क्लोज टू P, Q P के बहुत ज्यादा नजदीक है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा सर 0.0001 सेंटीमीटर दूर नहीं, और कम सर 0.000001 सेंटीमीटर दूर नहीं, और कम। मतलब तुम बताओ मत, मतलब ये तुमने जैसे ही बताया इतना नहीं, उससे भी कम, तुमने जैसे ही बोला इतना नहीं, उससे भी कम, तुम कल्पना नहीं करो उतना नजदीक, तुम कल्पना कर जाओगे तो फिर कैसे हो जाएगा, उससे भी कम आएगा। ठीक है, तो ये है चाप का उसकी जीवा से अनुपात रेशो जब Q टेंड्स टू P, चाप PQ अपन जीवा PQ की लिमिट 1 आती है जब Q P की ओर आ रहा होता है, बहुत नजदीक होता है। इसमें ये पंचायत जो थी वो कॉमन वो लिख सकते हैं, वही पंचायत मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समझना तुम। माना एक वक्र, ऐसे नहीं, माना वक्र पर एक स्थिर बिंदु A है, P तथा Q वक्र पर दो समीपवर्ती बिंदु हैं, समीपवर्ती मतलब नेबरिंग पॉइंट। लेट अ फिक्स पॉइंट ऑन कर्व इज A and P and Q are two neighboring point on curve तथा PT P पर वक्र की स्पर्श रेखा है। टेंजेंट लाइन बिंदु की नहीं होती, टेंजेंट लाइन होती है कर्व की, वक्र की, लेकिन किस बिंदु पर है, P पर, तो ऐसे लिखा जाएगा PT P पर, ऐसे मतलब ना P की स्पर्श रेखा है। मैंने देखा है कॉपी देखते हैं हम तो P की नहीं है,
पी पर है, किसकी है, वक्र की है। पी टी इज द टेंजेंट लाइन ऑफ कर्व एट पी। ठीक है, क्यू से पी टी पर लंब क्यू एम है एंड क्यू एम इज परपेंडिकुलर टू पी टी फ्रॉम क्यू, क्यू से है ना। माना पी टी तथा जीवा पी क्यू की मध्य कोण अल्फा है। बस ये पंचायत है, ये 3-4 बात आप लोग इसमें बतानी है। और अब आप ये आसानी से पहले नोट करें डायग्राम बना के, और आसानी से आप ये ला सकते हैं। तो यदि आपको प्रूफ करने के लिए आता है कि दर्शाइए कि 1 होती है, या पूछे कि चाप का इसकी जीवा से अनुपात बताइए, या ज्ञात कीजिए, या निकालिए, या इस पर टिप्पणी लिखिए, या ज्यामितीय व्याख्या बताइए, तो आपको सब में एक ही चीज़ ये लिखनी है। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं चाप के अवकलज। कैसे निकाले जाते हैं, नोट कीजिए। देखिए, चाप के अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क। मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इस पर ये कोई कर्व है जिस पर ये कोई पॉइंट ए हमने फिक्स मान लिया। यहाँ से एच डिस्टेंस चाप की लंबाई है पी की, कितनी भी दूर होगा ये, इसके बहुत नज़दीक बिंदु है क्यू। वैसे दिखाने में दूर मान है, वैसे है बहुत नज़दीक। ठीक है, ये इसकी लंबाई है, ये जीवा पी क्यू है जिसकी लंबाई हमने मान ली डेल्टा एल। क्या मान ली, डेल्टा एल, क्योंकि ये पी और क्यू बहुत नज़दीक हैं, तो ये लंबाई इनकी बहुत, ये चाप जो जीवा आएगी, कॉर्ड पी क्यू आएगी, बहुत छोटी आएगी ना, तो इसलिए डेल्टा एल, माँ की एल भी मान सकते थे, पर डेल्टा एल बहुत छोटी है, पी और क्यू बहुत नज़दीक है। क्यू इज़ वेरी वेरी क्लोज टू पी, है ना, क्यू पी के बहुत नज़दीक है। और ये जो लेंथ आ रही है, आर की लेंथ जो आ रही है, आर की चाप की, उसे मान लिया डेल्टा एस। क्यों, क्योंकि चाप की लंबाई को यही नहीं, पूरी बीएमएससी तक कहीं भी जाएंगे, पूरे मैथ में एस से नोट करते आए हैं। ये देखो एस लिख रहा हूँ मैं, जब चाप की लंबाई एस मानी गई है तो ये बहुत कम चाप की लंबाई, तो इसलिए क्या मान लेंगे इसे, डेल्टा एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से पी से इस पर लंब डाल देते हैं, क्यू से इस पर लंब डाल देते हैं, और फिर पी से इस पर लंब डाल देते हैं। मान लो ये एम है, ये एन है, ये आर है। ठीक है, अब चूंकि ये एक्स एक्सिस पर बहुत छोटी डिस्टेंस है, ये जब ये दूरी बहुत कम है तो ये भी तो बहुत कम होगी, तो इसको मान लिया डेल्टा एक्स, एक्स अक्ष पर है नहीं, ये बाई एक्सिस के पैरेलल है, बाई एक्सिस पर डिस्टेंस है, तो इसको मान लिया डेल्टा वाई, बहुत छोटी डिस्टेंस है। सही है, इस पंचायत को मैं अभी कर दूंगा, कहीं कोई दिक्कत मत लेना आप। उससे पहले आप ये सीख लो कि एक बात तो आपको दिख रही होगी, डेल्टा एल का स्क्वायर आएगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। इसका स्क्वायर बराबर आएगा, ये बन रहा है ना ट्राइंगल, लिख भी सकते हो ट्राइंगल क्यू आर पी से। ट्राइंगल में जो समकोण होता है ना, राइट एंगल, उसे बीच में लेते हैं, तो यहाँ पर है राइट एंगल, यहाँ यही तो बनना है 90 डिग्री, तो इसे बीच में लो, क्यू आर पी लिखो या पी आर क्यू लिखो, पर लो आर को बीच में। तो पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैं क्या करूं, इसमें डेल्टा एक्स स्क्वायर से भाग दे दूं, तो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 1 आ गया, और यहाँ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया यहाँ से, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स, सर ये मिल गया, रूट ले लो इसका, रूट 1 प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। और सर जब रूट लेते हैं तो धर्म का लगता है क्या, प्लस माइनस, मैथ में धर्म का प्लस माइनस लगता है। कभी भी रूट वाली संख्या, आप थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में समझा रहा हूँ, रूट 25 का मान केवल 5 होता है, ना कि -5। आप कहते आए ना रूट 25 बराबर प्लस माइनस 5, गलत, रूट 25 केवल 5, रूट 16 केवल 4, प्लस माइनस 4 नहीं, केवल 4। समझियो, रूट वाली संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है, रूट वाली संख्या
हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब मीनिंग है ना रूट के अंदर तो नेगेटिव आ सकती है, आप पढ़ाए कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट निकालने के बाद जो आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। यदि रूट तुम रियल नंबर का निकाल रहे हो, कॉम्प्लेक्स निकाल रहे हो तो वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता ही नहीं, वहाँ छोटा बड़ा ही नहीं होता, ठीक है। तो रूट वाली संख्या हमेशा धनात्मक होती है। तो रूट 25 केवल 5, रूट 16 केवल 4। हाँ, यदि एक्स स्क्वायर बना और 25 कर रहे हो तो दोनों साइड में रूट लेंगे आप, तो यहां धर्म का प्लस माइनस लगता है। रूट जब लेते हैं, ये मैथ का रूल है, रूट जब लेते हैं तो प्लस माइनस 5 लगाते हैं। आपसे रूट 25 तो मैं अब भी 5 ही लिखूंगा यहां, रूट 25 तो मैं अब भी 5 ही लिखूंगा, रूट 25 में 5 ही लिखूंगा। वो प्लस माइनस पहले से लगा होता है, तब एक्स बराबर प्लस माइनस 5 आ जाता है। तो याद रखो, एक्स स्क्वायर बराबर 25 सॉल्व कर रहे हो तो एक्स बराबर प्लस माइनस 5 आएगा, लेकिन केवल रूट 25 आपसे कोई पूछ रहा है तो 5 ही आएगा। तो इसलिए यहां इसका रूट लग गया और धर्म का प्लस माइनस लग गया, ठीक है साहब। पंचायत को हम अभी कर देंगे। अब देखो, चूंकि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स, मेरे मन में आई यार ये निकाल लेता हूं मैं, क्या निकाल लेता हूं, डेल्टा एस अपॉन बोल रहा हूं, देखो मैं क्लियर बोल रहा हूं, बटे अपॉन, जो आपको अच्छा लगे वो बोल रहा हूं मैं, जो आपको अच्छा लग जाए। तो मैं अपॉन अच्छा लग रहा हो तो वो बोल रहा हूं मैं, तो मैं बट्टे अच्छा लग रहा हो तो वो बोल रहा हूं मैं, ठीक है। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स मतलब भाग बोल रहा हूं। इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एस में डेल्टा एल का दे दो और डेल्टा एल में डेल्टा एक्स का दे दो, डेल्टा एल से गुणा भाग कर दिया, और डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स का मान तो है सरम पे, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स का मान तो ही रहा, तो ये आ गया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एल, और ये प्लस माइनस कितना, ठीक है। जब Q टेंस टू P, अब समझना, जब मैं Q को P के पास ला रहा हूंगा, Q P के बहुत नजदीक होगा, मैं सूत्र बना के ला रहा हूं इसलिए मैं पूरा डेरिवेशन करा रहा हूं आपके लिए। जब Q टेंस टू P, तब सबसे पहले डेल्टा x 0 पे जाएगा, डेल्टा y 0 पे जाएगा, डेल्टा s 0 पे जाएगा। जब Q P पे आएगा तो इनके बीच की जो चाप की लंबाई है वो टेंस टू 0, इनके बीच में फिर एक्स कोऑर्डिनेट में भी अंतर नहीं रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट में जो डिफरेंस है वो टेंस टू 0। वाई कोऑर्डिनेट में कितना डिफरेंस है पी और क्यू के, पी का इतना है और क्यू का इतना है, इतना बड़ा है, पी का वाई कोऑर्डिनेट तो इतना है, क्यू का इतना है, तो कितना डिफरेंस है डेल्टा वाई, तो वो भी टेंस टू 0। डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा वाई टेंस टू 0, डेल्टा एस भी टेंस टू 0। तो मैं इसे अपने हिसाब से ऐसे लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज, लिमिट लगाऊं क्यू टेंस टू पी, लिमिट Q टेंस टू P, कोई कष्ट आपको, दोनों तरफ लिमिट लगा दी Q टेंस टू P। अब आपको पता है लिमिट चाहे Q टेंस टू P लगाओ और चाहे लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 लगाओ, जब x कोऑर्डिनेट में ही अंतर 0 हो जाएगा तो भाई में तो अपने आप 0 हो जाएगा। तुम कोई कर्व पर, इस कर्व पर दो बिंदु ऐसे ले रहे हो जिनका x कोऑर्डिनेट सेम है, तो y कोऑर्डिनेट भी अपना चेंज हो जाएगा। Q टेंस टू P का मतलब ये भी तो होता है, लिख तो रहे हम Q टेंस टू P मतलब डेल्टा x टेंस टू 0। तो नीचे यहाँ डेल्टा x है तो मैं डेल्टा x काम में ले रहा हूँ। देखो गलत तो किया नहीं है, इससे ये लगाना ये लगाने के बराबर है। अब तुम यूँ पूछो क्यों लगा रहे हो सर जी, तो मुझे डेरिवेटिव बनाना है मैं इसलिए लगा रहा हूँ। और तुम 11th में ही पढ़ के आते हो कि डेल्टा वाई बट्टे डेल्टा एक्स, देखो फिर बोल रहा हूँ अपॉन डेल्टा एक्स की लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, जब नीचे वाला 0 की ओर जा रहा हो तब इसे लिखा जाता है डी बाई डी एक्स। अब बटे नहीं बोल रहा मैं, अब नहीं बोल रहा है, अब डी बाई डी एक्स ही बोल रहा हूँ, बटे नहीं, अपॉन नहीं। इट इज एन सिंबल, डी बाई डी एक्स पे क्लिक करोगे तो ये खुलेगा कि डेल्टा वाई में डेल्टा एक्स का भाग दो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लो, तब इसको ये लिखा जाता है, बोला जाता है, समझा जाता है, ना कि ये बटे है, ठीक है। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स ये मैंने लिख लिया, प्लस माइनस लिमिट क्यू टेंस टू पी, यहाँ आ रहा है, इससे तो ऐसे रहने दो, लिमिट क्यू टेंस टू पी, डेल्टा एस पता है आपको क्या है, डेल्टा एस मैं लिख भी दूंगा, अभी लिखवा दूंगा जब थ्योरी लिखेंगे। डेल्टा एस क्या है, चाप पी क्यू, आर्क पी क्यू। डेल्टा एल क्या है, कॉर्ड पी क्यू,
जी वा पी क्यू इनटू, आपको पता होगा लिमिट का रूल, तो एफ और जी दो फंक्शन की लिमिट लेनी हो तो एफ की अलग ले लेते हैं लिमिट, जी की अलग ले लेते हैं, बाद में गुणा कर लेते हैं। तो इसकी लिमिट मैंने अलग ले ली, इसकी अलग ले लूंगा। लिमिट क्यू टेंस टू पी, क्यू टेंस टू पी को ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, क्योंकि है क्यू टेंस टू पी तो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, और यहाँ है रूट में 1 प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। कोई कष्ट नहीं है सर। ये क्या बन गया, डी एच डी एक्स, चाप की लंबाई का अवकलज आ गया किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। देखो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स की लिमिट जब नीचे वाला जीरो की ओर जा रहा है तो डी बाई डी एक्स, इनकी जगह डी लग जाता है, तो इनकी जगह डी लगा तो डी एच डी एक्स प्लस माइनस, इसका मान हम प्रूव करके आए भी 1 होता है, चाप पी क्यू और जीवा पी क्यू का 1 होता है, इनटू इस लिमिट कहाँ लगेगी, 1 पे लगेगी नहीं, रूट पे लगेगी नहीं, प्लस पर, ये क्या है ऐसे लिख सकते हैं इसे, तो 1 प्लस यहाँ लग जाएगी लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, सॉरी डेल्टा वाई क्यों, डेल्टा एक्स ही लिखो, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। लिमिट तो अंदर तक चली जाती है क्योंकि रूट से कोई फर्क पड़ना नहीं, लिमिट पे 1 प्लस से कोई फर्क पड़ना नहीं, तो इसकी तो लिमिट आएगी, तो सब कांस्टेंट है समझो, इसकी लिमिट आएगी। और ये क्या है, ये तो डी बाई डी एक्स है, तो दिस इम्प्लाइज डी एच डी एक्स आ गया प्लस माइनस रूट में 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास एस का एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करना आप सीख गए कि क्या, प्लस माइनस रूट में 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, बाई का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे, एक जोड़ेंगे, रूट ले लेंगे। बात आई समझ में। दूसरी बात, यहाँ जब साइड में ये लिखें तो ये लिख देना, क्योंकि लिमिट क्यू टेंस टू पी, चाप पी क्यू अपन जीवा पी क्यू 1 होता है, इसलिए 1 लिख दिया चूंकि लगा के ना। दूसरा, यहाँ पर जब ये तुमने ये लिखा है, ये डी एच डी एक्स लिखा है, इसको डी वाई डी एक्स लिखा है, तो एक जगह कहीं भी, चाहे तो इस लाइन में चाहे इस लाइन में, ये लिख देना कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी वाई डी एक्स से, इसलिए हमने इसको किससे लिख दिया, डी एच डी एक्स से, और इसको किससे लिख दिया, डी वाई डी एक्स से। ठीक है, ये तो फॉर्मूला बन के आ गया। इस पंचायत को लिख लो, मैं बोल देता हूँ। पहले तो वही लिखेंगे, माना वक्र पर एक स्थिर बिंदु ए है, लेट ए बी एनी फिक्स पॉइंट ऑन कर्व, P तथा Q वक्र पर दो समीपवर्ती बिंदु हैं, P एंड Q आर टू नेबरिंग पॉइंट ऑन कर्व, है ना। चाप AP, आर्क AP इक्वल टू S, ऐसे एक लाइन नीचे लिखते चलो, आर्क AP इक्वल टू S, आर्क PQ, चाप PQ इक्वल टू डेल्टा S, और जीवा PQ कॉड PQ इक्वल टू डेल्टा L। ठीक है, बिंदु P तथा Q से, बिंदु P तथा Q से एक्स अक्ष पर लंब क्रमशः PM तथा PN है। क्रमशः का मतलब क्या होता है, पहले P से डाला है वो PM, और पहले क्रम से मतलब क्रम से, तो P तथा Q से एक्स अक्ष पर लंब क्रमशः PM तथा PN है। PM and PN are perpendiculars on x-axis from P and Q respectively। ठीक है, and PR is the perpendicular, PR is the perpendicular of QN from P, तथा P से QN पर लंब PR है। ठीक है, और ये सब हमने इसमें दिखा रखे हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। इतनी पंचायत बहुत है, सफिशिएंट है। अब आप यहाँ आ गए, इसके बाद ये है, ये हमने इसमें डेल्टा एल का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, फिर लिमिट ले ली, ये रेशो 1 हो जाता है, और इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब इसमें भी जब तुम ये नोट कर लो, इसमें प्लस माइनस का आप अर्थ समझ लो, जैसा आप जानते हो, क्योंकि डी एच डी एक्स का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज। अवकलन का मतलब रेट ऑफ चेंज तो ही होता है, परिवर्तन की दर, कि एस में परिवर्तन की दर जब एक्स में परिवर्तन हो रहा हो, एस में कितनी परिवर्तन की दर है एक्स के सापेक्ष। तो ये प्लस चिन्ह ले लेंगे, तो इसमें लिख दो, यदि एस के बढ़ने पर
x बढ़ता हो, यदि s के बढ़ने पर, सॉरी नीचे वाला लिखते हैं पहले, यदि x के बढ़ने पर s बढ़ता हो तब धनात्मक चिन्ह, एवं x के बढ़ने पर s घटता हो तब ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। We take positive sign when x and s both are increase together, and take negative sign if one of them is increases and one of them is decreases। एक के बढ़ने पर दूसरा घटे या दूसरे के बढ़ने पर एक घटे, कोई भी, मतलब इनके अपोजिट चलता है, s बढ़ रहा हो s घट रहा हो, x घट रहा हो s बढ़ रहा हो, तो अपोजिट जाएं तो माइनस साइन लेते हैं, और यदि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों घटने पे घट रहे हैं या दोनों एक साथ घट रहे हैं या दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, तो फिर हम प्लस साइन ले लेते हैं। इसमें कोई बड़ा कष्ट नहीं है। इसी प्रकार आप यहाँ से समझ सकते हैं, यदि मैं यहाँ डेल्टा वाई लेता तो यहाँ डेल्टा एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई आ जाता। तो इसी प्रकार देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ तुम्हें, इसी प्रकार डी एस डी वाई, देखो यहाँ वाई लेते तो यहाँ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई आता और यहाँ 1 हो जाता इसका, तो सब प्रोसेस फिर यहाँ डेल्टा वाई आता तो हम डेल्टा एल का ही गुणा करते, यहाँ डेल्टा वाई आता तो यहाँ डेल्टा वाई, यहाँ डेल्टा एक्स, तो कुल मिला के यहाँ डी एक्स डी वाई आ जाता और कोई अंतर नहीं आता। तो डी एक्स डी वाई आ जाएगा प्लस माइनस रूट में 1 प्लस डी एक्स डी वाई का होल स्क्वायर। जो यहाँ नीचे आता है वो यहाँ नीचे आता है, दूसरा फॉर्मूला। पता है ये कब काम में लगेंगे तुम, ये जब y इक्वल टू एफ एक्स हो। क्यों? क्योंकि y का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो y इक्वल टू एफ एक्स हो। ये कब काम में लेंगे, जब x इक्वल टू एफ वाई। कॉमन बात है वैसे तो ये अपने आप, मैं तो बस ज़्यादा समझा रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ आपको नोटबुक में नहीं लिखना। आप समझिए कि तुम कोई सा भी लगा सकते हैं जो आपसे पूछा जाए वो, क्योंकि जब x इक्वल टू एफ वाई होता है, x y का फलन होता है, तो y को भी x का फलन माना जा सकता है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। ऐसा भी हो तब भी वो लगाया जा सकता है। ठीक है, चलो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, अभी और निकालेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। डी एस डी डीटा, डी एस डी आर, डी एस डी टी, पैरामीट्रिक के लिए, पोलर के लिए, उनके लिए भी हम फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन और एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा। एक तो थर्ड ए का पहला सवाल जिसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, आपको वो करना है। थर्ड ए का पहला, इन सब में डी एस डी एक्स पूछा है। ठीक है, और एग्जाम्पल फर्स्ट ये करना है। तो आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, 5 तो पहले क्वेश्चन में हो गए, और पहला एग्जाम्पल और पहला क्वेश्चन ऐसे करके लाने हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई भी क्वेश्चन आप देखें, थर्ड ए एक्सरसाइज है, मान लो इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका ई ये लिख रहा है y इक्वल टू लॉग e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1, और कह रहा है डी एस डी एक्स बताओ, है ना। तो आपको पता तो होगा, हम जनरली तो उसमें प्लस साइन ही लेंगे, प्लस माइनस में। ठीक है, टेंशन मत लेना आप, प्लस माइनस में से प्लस ही साइन लेंगे। यदि हमें कहीं दिख गया कि तो घटने पे बढ़ रहा है, बढ़ने पे घट रहा है, तो हम दिखा देंगे, बाकी तो प्लस ही एक ही साइन लेते हैं। तो चूंकि आपको पता है डी एस डी एक्स क्या होता है, तो ये होता है, प्लस माइनस हटा दो भले, रूट में 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स आपको निकालना है तो निकाल लो, यहीं सबसे पहले भले डी बाई डी एक्स ही निकाल लो यदि आपको फॉर्मूला याद है तो। चूंकि डी बाई डी एक्स पहले ये निकाल लेते हैं, फिर लिख देंगे फॉर्मूला, है ना। करो भाई इसका अवकलन, लॉग का होगा तो ये नीचे चला जाएगा, नीचे चले जाने का मतलब ये तो ऊपर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ये तो हुआ लॉग का। अब इसका होगा, इसका कैसे होगा, u अपॉन बी। आप पार्शियल नहीं कर रहे, अब सीधे अवकलन। तो u अपॉन बी का कैसे करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर और ऊपर वाले का अवकलन e की पावर x का e की पावर x माइनस 1 का 0, और नीचे वाला गुणा में e की पावर x प्लस 1 माइनस, अब क्या नीचे वाले करेंगे, इसका भी e की पावर x आएगा, ऊपर वाला गुणा में e की पावर x माइनस 1। ठीक है, ये आ गया इसका अवकलन।
तो ये होल स्क्वायर है, एक पावर तो इससे कट ही जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे बचेगा e टू द पावर x माइनस 1 और e टू द पावर x प्लस 1। यहाँ इसमें से e टू द पावर x कॉमन आ रहा है, e की पावर x यहाँ प्लस का, e की पावर x यहाँ माइनस का, कैंसिल, प्लस का 1 और प्लस का 1, तो यहाँ क्या आ गया 2। चले ऐसे लिख लो पहले, ये बच गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 और 1 2 अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें पुट कर दो। चूंकि डी एच डी एक्स, अब इसके बाद लिखना, चूंकि हम जानते हैं कि सिंस वी नो दैट डी एच डी एक्स तो ये होता है 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दो, 4 अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम क्या आएगा, e टू द पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पहुँचेगा। होल स्क्वायर खोल रहे हैं, मत खोलो यार, वैसे ही समझ जाओगे तुम। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, और नीचे रूट लेंगे तो e टू द पावर 2x माइनस 1 आ जाएगा। सही है, नोट करो, कर लिया, ये इसका आंसर आएगा, है ना। सिर्फ सिंपल आपको डी बाई डी एक्स, अरे इसमें ये तो रह गया 2 e टू द पावर x, तो यहाँ 4 e टू द पावर 2x आएगा होल स्क्वायर, इसका थोड़ी मिस्टेक हो गई इसमें। सिंपल आपको डी बाई डी एक्स निकालना है और इसमें रखना है बस, और कुछ नहीं करना। तो इसको ये सॉल्व करेंगे, तभी मैं कह रहा था होल स्क्वायर क्यों खोलना है, अब खोलना पड़ेगा। देखो इसको खोलेंगे e टू द पावर 4x, पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 1, ये दो टर्म तो तैयार रहेंगे, बीच में दोनों गुणा गुणा का दुगना, तो माइनस 2 e टू द पावर 2x, और यहाँ आ रहा है प्लस 4 e टू द पावर 2x। तो ये दो टर्म तो अब भी तैयार हैं, ये माइनस का 2 आया था तो माइनस का होल स्क्वायर बन रहा था, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 2x है, ये भी 2x है, तो प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 2, तो ये क्या बन जाएगा e टू द पावर 2x, अब यार प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। कहाँ दिक्कत है, बस वो माइनस आ रहा था जब ये माइनस था यहाँ, अब ये प्लस आ गया, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये प्लस का होल स्क्वायर बन गया, अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1 तो था ही, होल स्क्वायर और रूट हट जाएंगे, तो e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1। ठीक है, आप ऐसे ही पहले क्वेश्चन के 5 सवाल करना, एक तो मैंने करा दिया, चारों करना, एक एग्जाम्पल है पहला वो करना, बाकी हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी हमारे ऐप पर जुड़ें। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।